हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। 12th बोर्ड का इनऑर्गेनिक का एक इम्पोर्टेंट और अच्छा चैप्टर है। कंसेप्चुअल पार्ट इसमें बहुत अच्छे हैं और इसमें काफ़ी अच्छे ट्रिकी क्वेश्चंस भी बनते हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है इसका बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। एक तो होता है नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड। नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दिस इज ए एटम एंड दिस इज बी एटम, और ये ए एटम का न्यूक्लियस है, ये बी एटम का न्यूक्लियस है। अब और ये जो मार्कर बता रखे हैं ये इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये ए एटम है और ये ए का इलेक्ट्रॉन है, ये बी एटम है और बी का इलेक्ट्रॉन है। अब नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड में तो शेयरिंग हो गई और दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन्स आए जिसको हम इसको बॉन्ड पेयर बोलेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर। अब इस बॉन्ड पेयर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक ए एटम का है और दूसरा बी एटम का है। तो ये एक सिमेट्रिकल शेयरिंग है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों एटम का 1-1 इलेक्ट्रॉन, जब दोनों एटम का जो 2 एटम एक दूसरे से बाइंड कर रहे हैं, बॉन्डेड हो रहे हैं, तो बॉन्ड बनते समय दोनों के इक्वल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका 1 तो इसका भी 1, तो ये दिस इज द शेयर पेयर और इट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कोवैलेंट बॉन्ड। और अगर हम कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे सपोज करो ये ए एटम है, ये ए एटम का न्यूक्लियस है और ये ए एटम का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये बी एटम है और बी एटम का ये वैकेंट ऑर्बिटल है। अब कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि एक डोनर एटम होता है और एक एक्सेप्टर होता है। तो डोनर एटम तो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और एक्सेप्टर एटम इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। तो इसमें होता ये है कि जैसे ए एटम का जो ये लोन पेयर ऑर्बिटल है, ए ऑर्बिटल, ये ए एटम है, ए का न्यूक्लियस है और ये इसका लोन पेयर ऑर्बिटल है, और ये बी एटम है और ये इसका बी एटम का वेकेंट ऑर्बिटल है। तो ए एटम का लोन पेयर ऑर्बिटल और बी एटम का वेकेंट ऑर्बिटल, ये वेकेंट ऑर्बिटल बी एटम का। तो अब क्या हो जाएगा, दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो ये भी बना तो कोवैलेंट बॉन्ड की तरह बना, पर मोड ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंट था। इस शेयर पेयर में जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो ए एटम से बिलोंग कर रहा था, बी एटम का तो वेकेंट ऑर्बिटल यूज हुआ ओवरलैपिंग में। तो हम बोलेंगे ये ए डोनर है और बी एक्सेप्टर है। तो जब ए डोनर है और बी एक्सेप्टर है और जो शेयर पेयर बना, दिस शेयर पेयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को हम डोनर से एक्सेप्टर की ओर एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ए एटम जो होता है, ए एटम इज कॉल्ड डोनर एटम एंड बी एटम इज कॉल्ड एक्सेप्टर एटम। जिसने अपना वेकेंट ऑर्बिटल यूज किया है बी, वो एक्सेप्टर एटम हो गया। ए ने अपना लोन पेयर ऑर्बिटल यूज किया है। इसका मतलब डोनर एटम वही होंगे जिनके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑर्बिटल हो। बी एटम वही होंगे जिनके पास एटलीस्ट 1 वेकेंट ऑर्बिटल हो, तो ही कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जनरली डोनर एटम नेगेटिव आयन चार्ज होते हैं। अब डोनर एटम्स क्या हो सकते हैं, जिसके पास सीधी बात है एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑर्बिटल हो, ये मिनिमम कंडीशन है। और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को ए टू बी एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं उसको मैं बना रहा हूं, आप देखें, ठीक है। जैसे यहां पर जो कोऑर्डिनेट, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कुछ मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिस्कस कर रहा हूं और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जैसे K4 FeCN6, K4 है FeCN6। इस तरह के जो कंपाउंड देखते हो आप, K3 FeCN6, Na2 NiCN4, या फिर Zn NH3 SO4। इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं, इस तरह के कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं ये। तो इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में पहले मैं कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। उससे क्या होगा, आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा। ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर आपने मेरी फर्स्ट क्लास को, इस वाली क्लास को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लिया तो पूरा चैप्टर एंड तक बहुत स्मूथ जाएगा।
तो यहाँ पर देखो ये K4FeCN6 है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं, इनके IUPAC भी होते हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक्वस मीडियम में जब जाएगा तो इस तरह से आयनाइज होता है, 4K प्लस FeCN6-4। अब आप इसमें ये देखें कि इसके अंदर ये जो है, ये जो मेटल है, जैसे यहाँ आयरन हो गया, ये यहाँ आयरन हो गया, ये यहाँ निकल हो गया, ये जिंक हो गया। तो ये जो आयरन निकल जिंक है, इनको हम सेंट्रल मेटल कहते हैं। दीज आर कॉल्ड सेंट्रल मेटल केटाइन। इट इज कॉल्ड सेंटर मेटल केटाइन, CMC। मैं इसको CMC कहूंगा, मैं CMC का मतलब सेंट्रल मेटल केटाइन। तो यहां पर ये आयरन और ये यहां पर CMC कौन है? आयरन है। यहां पर भी CMC कौन है? आयरन है। तो यहां पर तो ये तो हो गया CMC, और इसको बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या होता है? बेसिकली ये जो दिख रहा है, जैसे यहां CN- है, तो हम इसको बोलते हैं लिगेंड। इट इज कॉल्ड लिगेंड। हम इन सब के बारे में अभी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लिगेंड क्या होता है? लिगेंड इज अ स्पीशीज व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। लिगेंड इज अ स्पीशीज व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू CMC, दैट इज सेंट्रल मेटल केटाइन। यानी लिगेंड एक तरह से ए एटम है, डोनर एटम है। लिगेंड ऐसा होता है जिसके पास एटलीस्ट वन लिगेंड, एक ऐसी स्पीशीज है जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑर्बिटल होता है। अब ये तो लिगेंड हो गया और ये सेंट्रल मेटल केटाइन हो गया। और लिगेंड जब सेंट्रल मेटल केटाइन के वेकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, A to B। तो A इज द लिगेंड एंड B इज द सेंट्रल मेटल केटाइन। A इज द लिगेंड, B इज द सेंट्रल मेटल केटाइन। और लिगेंड नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है। मैंने क्या कहा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कोई भी स्पीशीज बना सकती है जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑर्बिटल हो। अब वो लोन पेयर ऑर्बिटल किसी नेगेटिव स्पीशीज के पास भी हो सकता है या होता है, किसी न्यूट्रल स्पीशीज के पास भी हो सकता है, किसी पॉजिटिव स्पीशीज के पास भी हो सकता है। जिसके पास भी लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट, उसका वो लोन पेयर ऑर्बिटल किसी दूसरे एलिमेंट के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। अब आप देखो K4FeCN6 ये आयोनाइज हुआ, तो ये लिगेंड है। तो ये लिगेंड सेंट्रल मेटल केटाइन के साथ क्या करेगा? ये लिगेंड सेंट्रल मेटल केटाइन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और सब तो एक फॉर्मेशन हम देख रहे हैं K4FeCN6 का। तो इसके अंदर अगर हम इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें सेंट्रल मेटल केटाइन पर। CMC पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट 6, और CN पर क्या होता है? -1, क्योंकि हमको मालूम है साइनाइड पर कौन सा चार्ज होता है? -1। तो 6CN है, 6CN ईच पर -1, होल चार्ज कितना हो गया? -4। तो X इक्वल्स टू आ जाएगा +2। तो हमारे पास जो सेंट्रल मेटल केटाइन है उस पे जो ये जो CMC है, इस CMC पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो +2 है। इसको हम प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। इट इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। तो CMC पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, सेंटर में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन CMC, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन CMC इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। इज इट क्लियर? अब तो यहां ये हो गया सेंट्रल मेटल केटाइन और 6 लिगेंड है इसके चारों तरफ। अब ध्यान देना, अगर मैं आयरन का आयरन क्या है? 26। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रखी है
आर्गन 26, तो 26 का मतलब क्या हो जाएगा 4s2 3d6, 26 तो 3d6 4s2, 28 3d8 4s2, 27 3d7 4s2, 22 3d2 4s2, 25 3d5 4s2। क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, कर रखा विषय। अब आयरन का बोर्ड पे ध्यान देना, आयरन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया वो हो गया 3d6, ये 3d6, 4s2, तो ये हो गया 3d6 4s2। बट इस आयरन पर जो चार्ज है वो कितना है, +2 है। इस आयरन पर चार्ज कितना है, इस आयरन पर चार्ज कितना आया है, +2 आया है। तो जब इस आयरन पे चार्ज +2 आएगा तो दिस इज +2, तो जब मैं +2 करूंगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकले। तो अब जो इस आयरन का +2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 3d6 4s0, ये तो Fe का है और ये Fe+2 का है, तो Fe+2 में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से निकाल दिए। अब यहां पर 6Cn- आ रहे हैं, 6Cn-, और साइनाइड का स्ट्रक्चर ये होता है, साइनाइड यानी ये लिगेंड है और इसके पास ये लॉन पेयर ऑर्बिटल है। दिस लॉन पेयर ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो लॉन पेयर ऑर्बिटल है, दिस इज लॉन पेयर ऑर्बिटल। किसके पास है ये लॉन पेयर ऑर्बिटल, Cn के कार्बन पर। तो जैसे ही ये लिगेंड CMC के नियर आता है, जैसे ये लिगेंड किसके नियर आता है, और इसके अलावा देखो आगे ये तो क्लियर है 3d है, 4s है और 4p भी है, लेकिन 4p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, पर ये 4p। अब यहां पर ये जो Cn- है, इस लिगेंड के इन्फ्लुएंस में क्या होता है, इस लिगेंड के इन्फ्लुएंस में, इस लिगेंड जिसको हम फील्ड इफेक्ट ऑफ लिगेंड कहते हैं, ये सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3d के जो सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो इस लिगेंड के इन्फ्लुएंस में पेयर्ड हो जाते हैं। क्यों पेयर्ड हो जाते हैं ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, आप केवल मुझे फॉलो अप करो। फर्स्ट क्लास को जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं या जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे कहने का मतलब जो आपको मैं सिखा रहा हूं वैसे के वैसे बिना डाउट के बस उसको ऐसा कैसा एक बार एक्सेप्ट कर लो। कोई चीज रटनी पड़ रही है तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार अगर कॉम्प्लेक्स के डिजाइन समझ में आ जाएंगे, स्टेप समझ में आ जाएगी, तो हमारा पूरा चैप्टर इन्हीं कॉन्सेप्ट पे है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी कब नहीं होगी, शेप्स क्या होंगे, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ये मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो गए। क्योंकि इस सारे कॉम्प्लेक्स के अंदर वर्नर, इस चैप्टर के अंदर 3 थ्योरीज है, वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये जब तक हम तीनों थ्योरी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर नहीं होंगे। तो अभी मैं कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करके जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं पहले उसको अंडरस्टैंड करो या उसको रटने की कोशिश करो या समझने की कोशिश करो, जो भी बोलूं मतलब उसको माइंड में सेट करो। मेरे कहने का मतलब ये है। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस तरह के कंपाउंड को हम इस तरह के कंपाउंड इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। इसको मैंने आयोनाइज कर लिया तो 4K + FeCN6 - 4 हो गया। मैंने क्या कहा, ये जो एटम है इसको बोलते हैं सेंटर मेटल केटायन, इसको बोलते हैं लिगेंड। सेंटर मेटल केटायन इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर है यानी ये ओके, और ये लिगेंड जो है सेंटर मेटल केटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और जो ये Cn- है CN6 ये लिगेंड है। ये लिगेंड क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो लिगेंड हमेशा क्या करता है, सेंटर मेटल केटायन को अपना लोन पेयर ऑर्बिटल
से ओवरलैप करके, या यूं बोलूं कि जो लिगेंड है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर मेटल केटायन के साथ शेयर करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लेकिन अब जैसे मैंने यहां एक्सप्लेन किया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस सेंटर मेटल केटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। तो उस सेंटर मेटल केटायन का जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो आ रहा है +2, वो आ रहा है बेटा +2, ठीक है। तो ये जो किसी भी इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सेंटर मेटल केटायन है उस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड प्राइमरी वैलेंसी। अब मैंने कहा कि अब अपन इसको बनाएंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर मेटल केटायन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देंगे। तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन 3d6 4s2 4p0। अब इसके Fe+2 है, तो क्योंकि इसमें तो Fe+2 है तो हम Fe+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो ये तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन था। अब ये तो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d6 4s2। अगर मैं ये दो इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो +2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब ये जो साइनाइड है, ये जो साइनाइड है Cn है, इसके कार्बन पर लोन पेयर ऑर्बिटल है। तो ये अपने लोन पेयर ऑर्बिटल को इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व करेगा। लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट होने से पहले ये इस सेंटर मेटल केटायन के अंदर जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं मैंने कहा ना, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब जैसे ये पेयर्ड हो गए तो अब इसके पास अवेलेबल वेकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, 6 1 2 3 4 5 6। यानी वैलेंसी शेल का 4s है 4p है, यूं देखा जाए तो 4d भी है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। लेकिन मैंने 4d इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि 4d अभी यूज हो ही नहीं रहा है। तो अब क्या हो गया, देखो कैसे यूज नहीं हो रहा है। अब ये 6 लिगेंड्स हैं, तो 6 लिगेंड के ये जो 6 लिगेंड हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला ये Cn- एक इलेक्ट्रॉन 6 Cn- है, तो 6 Cn- अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको शिफ्ट कर रहे हैं, 6 के 6 लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंटर मेटल केटायन को दे रहे हैं, इस सेंटर मेटल केटायन को दे रहे हैं। अब ये जब इस सेंटर मेटल केटायन को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो अब इसके जो सेंटर मेटल केटायन के Fe+2 के जितने भी वेकेंट ऑर्बिटल हैं वो उसके अंदर किसका इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया, ये वाला Cn- का। हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी ये क्रॉस क्या बता रहे हैं, ये क्रॉस बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ या लोन पेयर ऑर्बिटल ऑफ साइनाइड। यानी ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिन्होंने इन वेकेंट ऑर्बिटल के साथ आके ओवरलैप किया है। तो आप देख लो इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है D2sp3। क्या आ गया ये D2sp3। ये लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया D2sp3। अब ये D2sp3 बन गया। अब ये D2sp3 बनने के बाद तो हम 11 से पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, एक तरह से ये हाइब्रिडाइज हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। sp3d2 और D2sp3 एक ही बात है शेप वाइज। sp का शेप लीनियर होता है, sp2 का शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp3 का टेट्राहेड्रल होता है। sp3d2 बोलो, सॉरी sp3d बोलो या dsp3 बोलो, इसका होता है ट्राइगोनल बायपिरामिडल PCl5 वाला। sp3d2 बोलो या फिर यहां D2sp3 ऑक्टाहेड्रल शेप। तो यहां पर ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। क्योंकि देखो हम sp3d D2sp3 क्यों बोला, क्योंकि d अंदर वाले d ऑर्बिटल्स हैं, और यही अगर बाहर वाले d ऑर्बिटल यूज होते, 4d यूज होता, तब हम बोलते sp3d2। उसके एग्जांपल भी दूंगा मैं। अभी तो पेलेंटिमेट शेल यानी वैलेंसी शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंसी शेल कहते हैं और अंदर वाली शेल को पेलेंटिमेट शेल कहते हैं। तो 3d तो पेलेंटिमेट शेल है
और 4s 4p 4d वैलेंसी शेल है, वैलेंसी शेल के ऑर्बिटल्स है ये। तो यहाँ पर 3d ऑर्बिटल यूज हुआ, यानी पेलेंटिमेट शेल के ऑर्बिटल्स यूज हुए, तो इसीलिए मतलब प्रीवियस d ऑर्बिटल्स यूज हुए, तो इसीलिए हम d2sp3 लिखेंगे इसको। अब जब हमने यहाँ d2sp3 लिखा तो इसका जो शेप बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये सेंटर में हो जाएगा आयरन, और इस आयरन के साथ ये सेंटर मेटल केटायन आयरन, और इस आयरन के साथ सिक्स कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने, 6 Cn माइनस, तो यहां पर वही हुआ 6 Cn माइनस, हर Cn माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, ठीक है। ये तो मैंने यहां ऐसे एक्सप्लेन किया, ये हो गया। और अब हम इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब देखो यहां पर क्या हुआ, Fe पर चार्ज कितना है, +2, Fe पर चार्ज कितना है, देखो +2, और यहां पर कितना है, -1, -1 -1 -1 -1 -1 -1, तो ये हो गया 6 माइनस, तो -6 तो साइनाइड का है, और +2 इस पे है, +2 और -6 कितना हुआ, -4, तो नेट चार्ज फिर भी कितना बचा हुआ रह जाएगा, नेट चार्ज इसके ऊपर -4 रिमेनिंग रह जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर Fe पर तो +2 है, हमने अभी निकाल ही लिया, और फिर 6 Cl माइनस इसको कवर कर रहे हैं, तो +2 -6 -4। अब यहां पर इस स्फीयर को, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या बोलते हैं इसको, इस, ठीक है ना, और पॉलीहेड्रॉन भी बोलते हैं इसको, पॉलीहेड्रॉन भी बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये। अब ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्या है बेटा, ये नेगेटिव, क्योंकि देखो -4 आ रहा है। अब इस नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या लगे हुए हैं, 4k+। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ K4FeCN6। ये K4FeCN6 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, 3D स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑक्टाहेड्रल है, नंबर 1। अब जो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने, कितने बने इसमें, 6। ये जो 6 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बने, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है सेंट्रल मेटल केटायन पर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि यहां +2 आया, और प्राइमरी वैलेंसी हो गई, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, +2 है, जो सेंट्रल मेटल केटायन पर ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ध्यान से सुनना डेफिनेशन, सेकेंडरी वैलेंसी इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड which formed by CMC, central metal cation, in its coordination sphere, in its coordination sphere। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल केटायन जितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है लिगेंड्स के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर, या कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी कितना आ गया, तो यहां पर इसका जो सेकेंडरी वैलेंसी आ गया, सेकेंडरी वैलेंसी जिसको हम क्या बोलते हैं, 6, और इसको कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं, जो कि कितना आ गया, 6। ध्यान से देखो, तो यहां पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। अब अगर हम यहां पर देखें तो d ऑर्बिटल पेलेंटिमेट शेल वाले यूज हुए, इसीलिए हमने D2sp3 लिया।
अगर बाहर वाले यूज होते, मान लो आगे वाले 4D वाले यूज होते, तब हम sp3d2 लिखेंगे। उसके एग्जांपल भी आ रहे हैं। पेशेंस रखो बेटा, जिसमें पेशेंस है वो विनर है, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा आगे। अब इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस कॉम्प्लेक्स में? एक भी नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। ऐसे सारे स्पीशीज जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक है, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड हैं, तो वो डायमैग्नेटिक है। हम अभी डी ब्लॉक में भी पढ़ चुके हैं। म्यू क्या होता है? रूट n+2 बोर मैग्नेटॉन। प्रीवियस चैप्टर में देखो, डिटेल में पढ़ चुके हैं। बोर मैग्नेटॉन यूनिट है। म्यू क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट है। म्यू क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में म्यू की वैल्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू 0 आएगी। इस केस में म्यू की वैल्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू कितना आएगी बेटा? 0 आएगी। अब मैं अगर इसके अगर प्रॉपर्टीज डिस्कस करूं, इसके अगर मैं क्या डिस्कस करूं, प्रॉपर्टी डिस्कस करूं, तो सबसे पहले ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है? तो पॉइंट नंबर 1, तो फर्स्ट इसमें n की वैल्यू 0 है, तो म्यू की वैल्यू भी 0 हो गई। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ये क्या हो गया? डायमैग्नेटिक हो गया। थर्ड, ऑक्टाहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया। फोर्थ, हाइब्रिडाइजेशन dsp3 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गई। प्राइमरी वैलेंसीज, तो ये सारे चीजें हमको नजर आ गई। अब मैं इसके और कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से देखते जाओ बेटा। K4 की जगह K3 ले लिया। अब ये पोटेशियम फेरोमैग्नेटिक है। K4 था पोटेशियम फेरो, और ये है फेरी। अब हम पढ़ रहे हैं फेरी मैग्नेटिक। इट इज कॉल्ड पोटेशियम फेरी मैग्नेटिक। तो यहां पर 4 की जगह क्या आ जाएगा? ध्यान से देखो 3, और 3K+ है, तो ऑब्वियसली यहां चार्ज कितना है? -3। मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, तो यहां -3 की जगह, -4 की जगह ये आ जाएगा। अब यहां x की वैल्यू +3 हो गई। तो पोटेशियम फेरी मैग्नेटिक K3FeCN6, ये अनदर कंपाउंड है, अनदर कॉम्प्लेक्स है। इसमें प्राइमरी वैलेंसी +3 है। CMC पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया, क्योंकि आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है, +2 और +3। तो पिछला वाला कॉम्प्लेक्स +2 था, पिछला वाला कॉम्प्लेक्स फेरस आयन का था, ये वाला कॉम्प्लेक्स फेरिक आयन का है। फेरिक, इसीलिए पोटेशियम फेरो नहीं बोल के फेरी साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। पिछले वाले को तो फेरो साइनाइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरिक, पोटेशियम फेरी साइनाइड। अब यहां पर क्या हो जाएगा? इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो वही हो गया, +2 से क्या हो गया? +3 हो गया। तो एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो बेटा, ये तो अभी अगर मैं देखूं तो ये क्या है? आयरन है। आयरन का क्या हो गया? 3d6 4s2। अब अगर मैं बोर्ड पे ध्यान दो, +3 कर दिया तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, 2s से निकाल दो, 1d से निकाल दो, हो गया। अब वैसे के वैसे ये 6Cn- जो कि लिगेंड है, जो कि कौन है? यहां लिगेंड है, 6 लिगेंड है। ये जो लिगेंड हैं, इनके इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे, लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक पेयर बन जाएगा और एक अकेला रह जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, पीछे चले गए। अब यहाँ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। वैसे के वैसे 6Cn-, हर सेंटर मेटल केटा, हर लिगेंड 6Cn- है, तो each Cn-, each ligand donate its electron pair to vacant orbital of CnC।
सेंटर मेटल केटाइन के वेकेंट ऑर्बिटल्स को ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और ये क्रॉस वाले लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां वापस वही आ गया D2sp3। अब यहां पर वो का वही है, फर्क क्या है, जो डिफरेंस है वो देखो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर -3 आ गया तो 3k प्लस आ जाएंगे, सेकेंडरी वैलेंसी 6 ही है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ गया तो म्यू क्या आ जाएगा, √3। ठीक है, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 आ जाएगा तो यहां 1 लिख देंगे, और 1 + 2 √3 बोर मैग्नेटोन आ जाएगा, आगे यूनिट लिख देंगे बोर मैग्नेटोन। एनीवे, अब ये डायमैग्नेटिक नहीं रहा, अब ये हो गया पैरामैग्नेटिक, क्योंकि जिनमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो होते हैं पैरामैग्नेटिक। बुक के एंड एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन भी है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज डायमैग्नेटिक व्हाइल पोटेशियम फेरीसाइनाइड इज पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन। तब आपको यहां तक दोनों के स्ट्रक्चर बनाने और फिर लिखना है कि पोटेशियम फेरीमैग्नेटिक है 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, इट्स CMC, इसके CMC में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, यानी अब इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज। तो सारे कॉम्प्लेक्स में आप पैटर्न यही देखोगे। मैं कुछ और एक्सप्लेन करता हूं, ये देखो, जैसे मैं ये ले लेता हूं निकल का Na2 NiCN4 क्या हो गया, 2Na प्लस 2Na प्लस NiCN4 -2। तो यहां पर वापस मैं सबसे पहले निकल पर क्या निकालूंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर अब कितने हैं, ये 4 है और ये -2 है, तो यहां पर वही वाली बात है, ये -2 हो गया, ये 4 हो गया। तो निकल पर जो प्राइमरी वैलेंसी आ गई वो आ गई +2, निकल पर जो प्राइमरी वैलेंसी आ गई वो आ गई +2। अब Ni का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निकल 28। निकल 28 का मतलब क्या हुआ, 3d8 4s2, 3d8 4s2, दिस इज 3d8 4s2। लिगेंड कितने हैं, 4। लिगेंड कितने हैं, 4। यस, सबसे पहले हम ये देखेंगे, तो ये तो क्या बन गया हमारा, मैं इसी में इसलिए चेंज कर रहा हूं कि आपको ये क्लियर हो जाए कि सबका पैटर्न सेम है। तो सबसे पहले मेरा पर्पस यही था कि आपको एक बार पैटर्न समझ में आ जाए कि इसकी स्टेप्स कैसे है सारी। अब ये देखो 4 लिगेंड है, तो मैंने क्या कहा, इन लिगेंड के इन्फ्लुएंस में ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं, तो ये दोनों ये आ गए। तो ये लिगेंड का जो फील्ड इफेक्ट बोलते हैं इसको, लिगेंड के फील्ड इफेक्ट की वजह से, लिगेंड के इफेक्ट की वजह से ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। अब हमारे पास 1 2 3 4 5, 1 वैकेंट d ऑर्बिटल है, 1 s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। तो ये सबसे लोअर एनर्जी का है, फिर जैसे जैसे न्यूक्लियस से आगे बढ़ते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, और ये तीनों की एनर्जी सेम है, तो डिजेनरेट एनर्जी लेवल से। अब ध्यान दो बेटा, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा कि जो सेंटर मेटल केटायन है Ni+2 है, वो Ni+2 को ये जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। तो जब हमारे फॉर्मूले में ही 4 है
तो हमको 4 ही यूज करने हैं। तो एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा, ये खाली रह जाएगा। क्योंकि जब हमारे पास है ही 5 चेयर पड़ी है, पर्सन 4 आए, तो एक चेयर तो वेकेंट ही रहनी है। तो यहां पर भी क्या होगा, ये सबसे एक पी ऑर्बिटल वेकेंट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका लिखूं तो ये देखो, ये तो ऑलरेडी जो है, तो ये एक Cl माइनस लिगेंड का इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये क्या बन गया, DsP2। DsP2 बन गया। और DsP2 हाइब्रिडाइजेशन का शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, sp का लीनियर, sp2 का ट्रायगोनल प्लेनर, sp3 का टेट्राहेड्रल। इसी तरह से DsP2 का स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। ये सब शेप और ये 11 में काफी डिटेल में थे बेटा। अब अगर मैं इसको, तो यहां अगर मैं ये बात करूं तो यहां पर स्क्वायर प्लेनर शेप बनेगा। तो यहां पर निकल हो जाएगा यहां, और अब यहां CMC कौन हो गया, Ni प्लस। तो Ni पर +2 है, यहां पर निकल पर +2 है, यहां पर निकल पर कितना था, +2 है, ठीक है। ये निकल +2, जब निकल निकल +2 बनाऊंगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। Ni 3d8 4s2, फिर Ni को Ni+2 में कन्वर्ट किया था तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये जो Cn- की ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये Cn- के लिगेंड इफेक्ट की वजह से, फील्ड इफेक्ट की वजह से ये पेयर्ड हो गए। पेयर्ड होने के बाद वेकेंट ऑर्बिटल बच गए 1 2 3 4 5। तो अब ये इसको एक एक करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो DsP2 आई थिंक क्लियर हो गया। वो मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हटाना भूल गया था, ठीक है, या तक क्लियर है। ये तो Ni था, Ni को Ni+2 में कन्वर्ट किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर कर दिए। अब वेकेंट ऑर्बिटल हमारे पास 1 2 3 4 5 है, पर लिगेंड 4 ही है, तो 4 ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। स्टार्टिंग यहां से हो जाएगी 1, फिर 2, फिर 3, ये 4, तो DsP2 आ गया। अब जब DsP2 आ गया बेटा, तो अब इसको ये तो यहां पर तो क्या आ जाएगा, Na+ और Na+, ये रहे 2 सोडियम है। तो ये Na2 NiCN4 का होल स्ट्रक्चर आ गया। 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो सेकेंडरी वैलेंसी हमारे पास 4 आ गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। या -2 रहेगा, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब यहां पर वापस n की वैल्यू 0 है, तो म्यू की वैल्यू 0 आ गई, और ये पैरामैग्नेटिक की जगह क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक की जगह ये डाईमैग्नेटिक है। ऑक्टाहेड्रल की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। इसकी जगह क्या लिखूंगा, स्क्वायर प्लेनर। और ये क्या, यहां पर क्या लिखूंगा, DsP2, ओके, DsP2 स्क्वायर प्लेनर। तो ये हो गया हमारा काम। तो इस तरह से मैंने अभी आपको कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन किया, मैं और भी कर रहा हूं। ये तो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले कॉम्प्लेक्स हो गए, और आपने सब में देखा एक सिमिलर पैटर्न पर ये चल रहा है। और ये सारा जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 3 थ्योरी मिलके क्लियर करेगी, एक एक स्टेप वाइज। वन वे थ्योरी और VBT दोनों मिलके करेगी। फिर CFT एक एक्स्ट्रा थ्योरी और है, जिसमें इसकी लिमिटेशंस डिस्कस होती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, VBT की। अब हम एक और भी एग्जांपल देखते हैं, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले कैसे बनते हैं। देखो, तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला डिस्कस करते हैं। जैसे ये देखो, एक एग्जांपल ले रहा हूं, Zn NS3 होल 4 SF। नाइट्रोजन NS3 पे क्या होता है, 1 लोन पेयर 3 सिग्मा ट्रायगोनल पिरामिडल, ये लोन पेयर ऑर्बिटल।
NH3 में क्या होता है, नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर होते हैं और नाइट्रोजन पर 3 सिग्मा होते हैं, 4 HS होती है, इटसेल्फ नाइट्रोजन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और ये हो गया लोन पेयर ऑर्बिटल, ये हो गया लोन पेयर ऑर्बिटल। तो NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है। हम सबसे पहले इसको आयनाइज कर लें, Zn NH3 होल 4 प्लस 2 SO4 माइनस 2। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका प्राइमरी वैलेंसी निकाल लें। इसका प्राइमरी वैलेंसी निकालने का मतलब X 4 0 प्लस 2, क्योंकि NH3 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अभी आपने देखा NH3 पे नेट चार्ज कितना है, 0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, X वैल्यू इज प्लस 2। तो यहां पर फिर हमारे पास इस पर जो प्राइमरी वैलेंसी आ गई वो प्लस 2 आ गई। दिस इज प्राइमरी वैलेंसी। आप देख लो बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया था। जिंक, यहां पर जिंक सेंट्रल मेटल केटायन हो गया, तो ये है हमारा CMC, ये हो गए हमारे लिगेंड, ये सेंट्रल मेटल केटायन, ये लिगेंड। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, जिंक 30, तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s2, आगे 4p भी है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन अभी लिगेंड इसको यूज करेगा इसलिए लिख रहा हूं। अब मैं जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूं तो वो ये आ गया ऑर्बिटल, और फिर जिंक प्लस 2, अब ये हो गया हमारा जिंक का 3d10 4s2, और ये हो गया जिंक प्लस 2। तो जिंक प्लस 2 में मैंने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हटा दिया, ये हटा दिया, ये जिंक से जिंक प्लस 2 बन गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें NH3, अब हमारे पास NH3 कितने हैं, 4 NH3 है, मतलब लिगेंड्स कितने हैं, 4। ये जो 4 लिगेंड्स हैं, अब इन 4 लिगेंड्स के लिए देखो अवेलेबल ऑर्बिटल्स कौन से हैं, या D फुल्ली फील्ड है, D ऑर्बिटल्स के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जिंक के D ऑर्बिटल के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, फुल्ली फील्ड है, तो ये लिगेंड D ऑर्बिटल्स को तो यूज करेगा ही नहीं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जो हैं यहां पर, तो इसका S और P ऑर्बिटल ही यूज होंगे, 4 ऑर्बिटल है, तो NH3 अपने लोन पेयर ऑर्बिटल को इसके साथ ओवरलैप कराएगी इन ऑर्बिटल्स के साथ, यानी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इनको देगी। और अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये तो जिंक का 3D, अच्छा इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सब कुछ है, तो सीधा बॉन्डिंग हो जाएगी, और यहां पर ये बन गया sp3, तो ये sp3 हो गया CMC के साथ लिगेंड का अरेंजमेंट, लिगेंड का हाइब्रिडाइजेशन, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल हो जाएगा। सॉरी sp3 है तो sp3 मतलब टेट्राहेड्रल हो गया। तो इस केस में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, NH3 NH3 NH3, और ये NH3 ये जिंक प्लस 2 है, तो ये जिंक प्लस 2 को ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना, यहां से ये
इसके लोन पेयर ने इस नाइट्रोजन के लोन पेयर ने यहां से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इस नाइट्रोजन ने ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड लिया। और जिंक प्लस 2, जिंक प्लस 2 और इसको न्यूट्रल करने के लिए सल्फेट लगा, तो ये बन गया टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अभी तक हम पढ़ रहे थे वो थे नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन। अब इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, और ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी तक हमने जो तीनों एग्जांपल देखे थे उन तीनों ही एग्जांपल में नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर था। तो अब वापस यहां पर क्या हो गया, म्यू वैल्यू 0 है, तो इसके जो पॉइंट डिस्कस हो गए, फर्स्ट पॉइंट म्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो म्यू वैल्यू 0। डायमैग्नेटिक नेचर, टेट्राहेड्रल शेप sp3, प्राइमरी वैलेंसी 2 और सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो ये हो गया पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन नंबर, सॉरी पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये ठीक है। और ये नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मेरे हिसाब से मेरा जो आज का जो ये पहला क्लास था, फर्स्ट क्लास है, इसमें ये है कि हमने ये डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं। अब कॉम्प्लेक्स में आपने देखा दो वैलेंसी है, प्राइमरी वैलेंसी है और सेकेंडरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी सेंटर मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो वर्नर ने, अब देखो, अब अगर जिन स्टूडेंट ने ये मतलब जो चारों एग्जांपल एक बार ढंग से देख लिए तो वर्नर थ्योरी कितनी इजी हो गई। अब आप देखो, अब वर्नर थ्योरी की पोस्टुलेट्स लिखी हुई है। तो ये देखो वर्नर थ्योरी, ये मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो वर्नर थ्योरी क्या है, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फर्स्ट पॉइंट है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज टू टाइप ऑफ लिंकेज और वैलेंसीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी बता दिया, प्राइमरी मतलब सेंटर मेटल के टाइम पर जो चार्ज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट है, और सेकेंडरी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब इसने सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा है, प्राइमरी वैलेंसी आर दोस व्हिच अ मेटल एग्जिबिट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स सिंपल सॉल्ट। जैसे जब आयरन होता है तो आयरन क्या बनाता है, FeCl3, तो उसमें क्या होता है Fe+2, FeCl2 तो उसमें क्या होता है Fe+2, AgCl तो उसमें क्या होता है Ag+। ये जो ऑर्डिनरी वैलेंसीज है, ठीक है। या जैसे COCl3 तो कोबाल्ट पर क्या होता है +3, PtCl4 तो क्या हो जाएगा Pt+4। इन्हीं को प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। और ये है बिल्कुल कॉमन सॉल्ट, ठीक है। तो जैसे कॉपर सल्फेट में क्या होता है, कॉपर पर +2, तो इसको कंफ्यूज मत करना। यानी वो जो मैंने बताया ना, सेंट्रल मेटल केटायन पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी आर दोस व्हिच अ मेटल एग्जिबिट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट। जब वो सिंपल सॉल्ट बनाते हैं, जैसे सिंपल सॉल्ट बना है, ठीक है ना, तो प्राइमरी वैलेंसी आर दोस व्हिच अ मेटल एग्जिबिट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट्स, thus in the formation of PtCl4, COCl3, COSO4 and AgCl, ठीक है। द प्राइमरी वैलेंसी प्लेटिनम की क्या हो जाएगी यहाँ +4 या +3 या कॉपर सल्फेट +2 AgCl+1 respectively. These day primary valency is referred to as oxidation state on CMC, ठीक है। तो ये चीज अभी हमने पढ़ ली, क्योंकि वर्नर थ्योरी और थ्योरी थी तो उस समय उसको अपन प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, और अब बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड, द सेकेंडरी वैलेंसी आर नॉन आयनाइजेबल। सही है, आपने देखा ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयनाइजेबल नहीं था, Cn- आयनाइज होकर बाहर नहीं आ रहा था,
नॉन आयनाइजेबल का मतलब ये है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो तो क्या थी, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये K4FeCN होल 6 जब ये आयनाइज हुआ तो ये इस फॉर्म में आयनाइज हुआ, K प्लस NFeCN होल 6 माइनस 4। तो ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये जो 6 सेकेंडरी वैलेंसी है, ये CN ये फर्दर इसका ये कह रहा है कि इसका फर्दर इस तरह से आयोनाइजेशन नहीं होता है, इसका ये आयोनाइजेशन नहीं होता है। यानी ये जो सेकेंडरी वैलेंसी यानी Fe+2 जिनसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, Fe+2 Cn- से जब कंबाइन कर लेता है तो ये Cn- इस तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं। तो ये क्या लिख रहा है, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, इसके लिए बोल रहा है। ये सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो नॉन आयनाइजेबल है, एक बार अगर ये बॉन्डिंग हो गई तो ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये आगे आयनाइज नहीं होगा, ये बोल रहा है। These are satisfied by Newton molecules, सही है, देखा ना आपने अभी जिंक के कॉम्प्लेक्स में NH3 और नेगेटिव आयन Cn-। The secondary valency is equal to the coordination number and is fixed for a metal। आप देख लो, इसके लिए 6 था, जिंक के लिए 4 था। अच्छा, 4 the ions or group bound by the secondary linkage to the metal, यानी ये वाले have characteristic special arrangement corresponding to different coordination number। देखा आपने, जैसे K4FeCN ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट था, इसका स्पेशल अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल था। निकल वाले कॉम्प्लेक्स का Na2NiCN होल 4 का स्क्वायर प्लेनर था। जिंक वाले इस कॉम्प्लेक्स का स्पेशल अरेंजमेंट ZnNS3 होल 4, इसका जो स्पेशल अरेंजमेंट था वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट था। तो वर्नर ने ये 4 पोस्टुलेट्स दी किसके, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले वर्नर के 4 ये पॉइंट रटते हैं और उनको लगता है पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट ने मेरे अभी क्लास प्रॉपर्ली देखा और ये जो मैंने 4 एग्जांपल दिए इसको आपने माइंड में सेट कर लिया तो पूरा चैप्टर ऐसे ही स्मूथ चलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये मालूम पड़, जो मैंने अभी आपको स्टेप्स बताई जस्ट इस क्लास में जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको आप माइंड में सेट कर दो, उसके डाउट को इग्नोर करो। अभी ये सारे डाउट आपके फर्दर क्लासेस में धीरे धीरे वेल डिफाइंड और क्लियर हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और इसके अलावा जो भी कंसेप्ट है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।